कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है मायावती ने बदला स्वरूप, अब डीएम से डू तक। जी हाँ, अब मायावती ने भी अपने रंग रूप बदल दिए हैं, पार्टी का स्वरूप भी चेंज करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल ये नए प्रकार की राजनीति है, नए प्रकार का परिदृश्य है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने तरीके से, नए तरीके से अपनी रणनीतियों को बनाना और बिगाड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस अपने से जूझ रही है तो दूसरी तमाम पार्टियां भी अपनी रणनीति को लेकर के फेरबदल कर रही हैं और इसी कड़ी में मायावती ने भी अपनी रणनीति में एक नया फेरबदल किया है। और ये कोई यूं ही नहीं किया है, इसके पीछे के कारण भी है। इसके पीछे का कारण है बिहार के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव। बिहार में मायावती ने ग्रांड फ्रंट से अलायंस किया था, जिसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाई और इसका नुकसान किया, बसपा का सबसे ज्यादा जो नुकसान किया वो था भीम आर्मी पार्टी। 3 सीटों पर जबरदस्त तरीके से नुकसान किया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 4 से 5% वोट बैंक खिसक गया इस उपचुनाव में बीएसपी के हाथ से, मायावती के हाथ से। ये बहुत ही दर्दनाक था उनके लिए, बहुत ही कष्टकारी था उनके लिए, इसीलिए वो रणनीति बदलने पर मजबूर हुई। बात अल्पसंख्यकों की करें तो बात अगर हम उपचुनाव की करें तो मायावती ने सोचा था शायद कि बिहार के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के बाद में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में वो उभर कर सामने आ पाएंगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और हुआ क्यों नहीं, उसके पीछे कारण था अल्पसंख्यक। दरअसल अल्पसंख्यकों का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया। जैसे अभी 7 विधायक मायावती के जब टूट कर गए, उसमें से कई मुस्लिम विधायक भी थे। 4 से 5% वोट की गिरावट दर्ज की गई और इसमें 2 जो सीट थी वो अल्पसंख्यकों को दी गई थी, यानी कि मुस्लिमों को जो टिकट दिया गया था उसमें भी वो कुछ खास ज़्यादा नहीं कर पाए। बात हम अगर कर तो यही कारण था कि अब मायावती ने नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और ये कह दिया कि जब वोट नहीं तो सपोर्ट क्यों, और इसीलिए अब उन्होंने अल्पसंख्यकों से किनारा करने की बात की है और कहा है कि अब वो जो अभी तक उनका दलित और मुस्लिम फैक्टर था, डीएम फैक्टर था, उसको दरकिनार कर अब डू फैक्टर अपनाएंगी, यानी कि दलित और ओबीसी को साथ लाएंगी। दरअसल जो डीएम फैक्टर है वो बड़ा कारगर है, क्योंकि दलित और अल्पसंख्यक मिलाकर के करीब 40% होता है और ये किसी भी पार्टी को जिताने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये चूंकि फार्मूला चल नहीं रहा था तो अब दूसरा जो फार्मूला अपनाया है वो फार्मूला है डू का, यानी कि दलित और ओबीसी का, और ओबीसी में भी अति पिछड़ों के ऊपर वो दांव लगाना चाह रही हैं और इसीलिए एक बहुत ही अननोन फिगर को भीम राजभर को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। मुनकाद अली को उनके पद से हटा दिया गया। गौरतलब है कि मुनकाद अली वो अंतिम कड़ी थे अल्पसंख्यकों के रूप में जो किसी बड़े पोर्टफोलियो पर थे। इसके पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत तमाम लोग उनका साथ छोड़ करके चले गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बदली हुई परिदृश्य में बदली हुई रणनीति काम आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती को कभी हल्का खिलाड़ी नहीं आंका गया। चुनाव चाहे विधानसभा का रहा हो या फिर लोकसभा का, मायावती की सियासी चालों में विरोधियों को हमेशा ही चौंकाया है। 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन 2 साल पहले ही मायावती 2022 की अपनी सियासी बिसात
बिछानी शुरू कर चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने बिखरे वोट बैंक को सहेजने की तैयारी शुरू कर दी है। मुनकाद अली को हटाकर उनकी जगह भीम राजभर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना पार्टी सुप्रीमो मायावती की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। मतलब अब मायावती ने दलित मुस्लिम गठजोड़ को छोड़ अब दलित ओबीसी की बिसात बिछा दी है, यानी दांव अब अति पिछड़ों पर लगाया जा रहा है। बिहार चुनाव खत्म होते ही 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर भीम राजभर को पार्टी की कमान सौंप दी है। राजभर के जरिए बसपा की नजर सूबे के अति पिछड़ी जाति के वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भीम राजभर मऊ जनपद के रहने वाले हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1985 में की थी। भीम राजभर बसपा के मऊ जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। लंबे समय से बसपा के संगठन में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भीम राजभर अभी तक आजमगढ़ मंडल के जोनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भीम राजभर को बसपा ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दे रखी थी। बिहार में बीएसपी एक सीट जीतने में कामयाब रही है। भीम राजभर साल 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा की टिकट पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। दरअसल यूपी के पूर्वांचल में अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले राजभर समुदाय काफी अहम माने जाते हैं। मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और बलिया आदि जिलों में राजभर जाति निर्णायक भूमिका में है। दलितों को एक बड़ा तबका अभी मायावती के साथ है, लेकिन बसपा के अन्य जातियों के वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। इसका असर 2014 से लेकर अब तक हुए लोकसभा विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिला था। ऐसे में बसपा अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। सूबे में राजभर वोट बैंक एक समय बसपा का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 2012 के बाद से ये लगातार छिटकता जा रहा है। राजभर वोटों को साधने के लिए मायावती ने राम अचल राजभर को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह प्रयोग सफल नहीं रहा। अब एक बार फिर अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए मायावती ने भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में मायावती का ये नया समीकरण कितना सटीक बैठेगा, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, ये नया समीकरण नए परिदृश्य में कितना फिट बैठेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा और यही तय करेगा 2022 के चुनाव का रण कौन जीतेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है विजय खेरा साहब आपका। ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है ओंकार नाथ सिंह जी। और शशांक यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर रवि कांत, सामाजिक चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं और इन सब चीज़ों पर मंथन क्या करते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है रवि कांत जी। सीधा रुक करेंगे विजय खेरा साहब। विजय खेरा साहब, बदली हुई परिस्थिति में, परिदृश्य में बदली हुई रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? मायावती जी के नए स्टेटमेंट से है। जी अभी लोकसभा के चुनाव में मायावती जी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को काफी नीचे कर दिया। यानी समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाने के बाद 5 सीटें कुल जीती। वो सीटें थी जो उनकी जातिगत समीकरण में फिट बैठती हैं और उनका बेल्ट कहलाती हैं, जो सदा वहां से जीतते रहे। इसके अलावा वो एक भी सीट बाहर से नहीं जीत पाए। अब देखेंगे आजमगढ़ है, संबल है, इटावा बेल्ट है, मतलब मैनपुरी सीट है, ये सब उनकी सीटें हैं, तो उन्हें जीतना ही है। इसके अलावा वो एक सिंगल सीट जीत नहीं सकी समाजवादी पार्टी, जबकि भाजपा ने 10 सीटें लोकसभा में जीती। भले अभी विधानसभा में उनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन उनका वोट कभी भी थोड़ी सा सपोर्ट मिलता है तो जागृत हो जाता है। उनका पास तो वोट बैंक है ही, उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए था। इसी तरह से एक बार उन्हें ब्राह्मणों का सपोर्ट मिला था तो क्लियर मेजॉरिटी भी उनको मिल गई थी, शायद 2007 में, जहां तक मुझे याद पड़ता मिल गई थी।
तो वो इसकी तलाश में रहती है कि उनका कौन सा वोट मिल जाए जो इजाफा करे, कभी जाति या धर्म के चक्कर में। लेकिन ये पार्टियां दोनों ये अब भूल चुकी हैं। मोदी जी ने पुरानी 50-60 साल की जो गणित होती थी ना जातियों और धर्म की, वो तो खत्म ही कर दी। ये अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पिटे जा रहे हैं कि हमें जाति के वोट मिल जाएंगे, इनका हिसाब लगेगा तो इसी से लगेगा। 13% मुसलमान तो 12% ये, 8% यादव, 4%, इसी में जुड़ते रहते हैं। ये तो खेल खत्म हो चुका। अब तो लोग राष्ट्रवाद और विकासवाद पे चलते, उन्हें से मतलब ही नहीं जाति से। कोई गणित लगाती रहे, कोई गणित सापा लगा ले कि हमको यादव मिल जाएंगे तो हमें मुसलमान मिल जाएंगे, उन्हें मुसलमान। ये कुछ नहीं हो रहा। कहीं से भी कोई जीत रहा है, ये आप देख रहे होंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन देखिए, उत्तर प्रदेश की हर दिशा में चुनाव हुआ था। ईस्टर्न यूपी में देवरी में हुआ तो वेस्टर्न यूपी में नौगांव सदात में हुआ, कहीं भी चुनाव हुआ, लेकिन सब जगह भाजपा का झंडा। इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी क्षेत्र में हो रहा हो, लेकिन जीत रही भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये हुआ योगी मोदी जी ने, भाजपा की पॉलिसीज ने, सबका विकास सबके साथ ने बिल्कुल एकदम से सामने प्रमाणित साबित कर दिया है। जो कहा था वो हो रहा है। इसलिए ये जो गणित अब छोड़ दें, इनको मुद्दे देखें, समस्याएं देखें, जनता का दुख दर्द बांटें, ये छोड़ दें। अब हमको दलित मिल जाएगा, हमको अति पिछड़ा मिल जाएगा, वो साहब मैं जहां तक कहता हूँ ये गणित बिल्कुल खत्म हो चुका। जब हमने 300 सीटें लोकसभा में इतिहास कायम करके रख दिया है, अभी फिर हमने इतनी सीटें जीते हैं। गुजरात हम जीत गए हैं, बिहार जीत गए, उत्तर प्रदेश जीत गए, जहां तेलंगाना में जीत गए, मणिपुर में जीत गए। मतलब कहीं उठाइए आप, अभी भी ये उसी धर्रे में चल रहे हैं। अरे जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो विकास को देखती है और नीतियों को देखती है। वो देखती है कौन उनका दुख दर्द बांट रहा है, कौन गरीबी दूर कर रहा है, कहाँ हम मकान बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। इस पे आ गए लोग। अब इस पे नहीं है लोग कि भाई हमारी जात का कौन है, उनकी जाति का कौन है। मैं तो यही कहूंगा मायावती जी इसको छोड़ दें और राष्ट्रीय धारा में जुड़े, लोगों के दुख दर्द में आए सामने। वोट बैंक की राजनीति छोड़ दें, वो नहीं चलेंगे जो वोट बैंक वाली राजनीति करते। कांग्रेस ही पिट गई, वो नहीं चलेंगे जो वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, ठीक है, ठीक है खेरा साहब, वोट बैंक की राजनीति छोड़ दें, जाति की राजनीति छोड़ दें, विकास की बात करें, जैसा कि आप कर रहे हैं, पूरे देश में विकास कर रहे हैं। ओंकारनाथ जी क्या कहेंगे आप? वो जाति की राजनीति छोड़ दीजिए, वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं। उसको मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने किला फतह किया है और इस समय सच है उन्होंने जातियों को बंधन को तोड़ा जरूर है, लेकिन उन्होंने 80 बनाम 20% की लड़ाई कर दी। समझते हैं बड़ा अच्छा है, जो हम चाहेंगे वही होगा। अभी तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन क्या इसका भविष्य होगा, क्या इसका भविष्य होगा, ये ईश्वर ही जानता है, क्योंकि ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। ये देश सबका है और सबके साथ में चलने वाला देश है। यह देश जिस तरह से बना था और जिन मूल्यों पर बना था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जनता भटक गई है, क्योंकि आप देखिए, अगर जनता की नाराजगी तो सरकार से बिल्कुल नहीं दिख रही है। बेरोजगारी अपने चरम पे है, व्यापार चौपट हो चुका है, किसान बेहाल है, लॉ एंड ऑर्डर की दशा आप देख रहे हैं कि रोज लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, गुप्तांग काटे जा रहे हैं, कलेजा खाया जा रहा है। और उसके बाद भी जनता अगर सरकार को जिता रही है तो हम इसको क्या कह सकते हैं। इसलिए अभी तो जो खेरा साहब कहेंगे उसको मानना ही है, क्योंकि उन्होंने सब ध्वस्त कर दिया है। चाहे जितनी हत्याएं हो, चाहे जितनी भुखमरी हो, कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो सारी चीजें हैं। जहां तक मायावती जी का सवाल है, मायावती जी हमेशा से जात की राजनीति करती रही हैं। कभी किसी को जोड़ती हैं, कभी किसी को घटाती हैं, कभी किसी को जोड़ती हैं, यही वो करती रहती हैं। लेकिन अब वो समय निकल गया, क्योंकि जो उनकी पार्टी में दम था, जो उन्होंने दलित को और पिछड़ों वर्ग को, अति पिछड़ों को और मुस्लिम वर्ग को जोड़ के जो काशीराम जी ने पार्टी बनाई थी, वह पार्टी अब पूरी तरह से छिन-भिन हो चुकी है। लिहाजा वो छोटे छोटे फैसले भले करती रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी जैसा कहेगी तैसा वो करेंगी, और उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको अपनी संपत्ति बचानी है, अपनी सल्तनत बचानी है। और उस संपत्ति बचाने के लिए वो जैसे जैसे घुमाएगी वैसे वैसे वो घूमेंगी। ठीक है, ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, ठीक कर रहे हैं आप। दोबारा से आएंगे आपके पास में। शशांक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया।
इनकी मायावती जी के जो बयान आया है दलित और अदर ओबीसी की डीएम की जगह पर वो हमें डीओ करना है, तो ये मायावती जी की मजबूरी मुझे आज की तारीख में वो एक ऐसी नेता लग रही है कि जो जिन्हें कॉन्फिडेंस वो लूज कर रही है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो वो एक लेवल पे यहां तक बोल गई कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हमें चाहे भाजपा को वोट करना पड़े, मदद करना पड़े, हम उनकी मदद करेंगे। और उसके बाद जब लोग उनको लगा कि ये तो बड़ा गलत बयान हो गया, और 2 दिन बाद ही उनका बयान आया कि मैं राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगी लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगी। इस तरह के जो बयान होते हैं, चूंकि बसपा एक आंदोलन से उपजी पार्टी है, मान्यवर काशीराम जी ने जो जैसा ओंकार भाई अभी कह रहे थे कि जिस समीकरण के आधार पर एक ये आंदोलन वाला एक दल बनाया था जैसे जागृति चेतना पैदा करी थी, लेकिन अब मायावती जी के स्टैंड बदलने से मेरे तो जो तमाम बहुत ही अच्छे मित्र बसपा के थे वो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि बहन जी मिशन से हट रही हैं, और उसी का नतीजा है कि वो उम्मीद देख रहे हैं कि बाबा साहब की या लोहिया की परंपरा को अखिलेश जी ईमानदारी से लग रहे हैं। और उसका एक नतीजा आपने भी देखा होगा कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बसपा के कोऑर्डिनेटर जो संगठन के जमीन से जुड़े लोग थे वो पिछले 1-2 महीने में पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। 7 से ज्यादा सिटिंग विधायक आ गए, 1.5 दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक, 4-5 सांसद। तो ये मुझे लग रहा है कि एक माहौल बन चुका है कि मायावती जी अपनी जमीन को खो चुकी हैं, और इसी वजह से संगठन के लोग अखिलेश जी में एक उम्मीद देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मायावती जी का ये केवल एक खुद के भ्रम का एक बयान है। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर, ठीक है प्रोफेसर रविकांत जी, आपकी टिप्पणी बड़ी मौजूद होगी क्योंकि आप राजनीति से अलग हट करके बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं मायावती के इस मूव को? मायावती जी बहुत चतुर राजनेता हैं और उनका एक एक कदम बहुत तुला हुआ होता है। जो शशांक जी कह रहे हैं कि वो हताशा में बयान है, मुझे नहीं लगता है। दरअसल ये राजनीति कुछ समय पहले से ही शुरू हुई है। अभी जो वो बात कह रही हैं कि हम या जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कि वो दलित और मुस्लिम से निकल करके वो दलित और अदर बैकवर्ड क्लास की तरफ जा रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज बहुत छिपी हुई है जिसको मुझे लगता है कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो है ब्राह्मण वोट। और वो ब्राह्मण जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को लीड करते हुए दिखता है, वो माहौल तो बनाता ही है चौराहे पर बैठ करके, और वो सबसे बड़ी जो वजह है वो ब्राह्मण मतदाता है। योगी जी से ब्राह्मण मतदाता नाराज है और बहुत बुरी तरह से नाराज है। मैं खुद इस समय गांव में हूं और मैं इस चीज को देख रहा हूं। आप इस चीज को बहुत बारीकी से देखिएगा, ये जो सारा खेल रचा जा रहा है वो उसी ब्राह्मण मतदाताओं के लिए है, ब्राह्मण समर्थकों के लिए है। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्राह्मण जो है वो मुस्लिम के साथ नहीं जाएगा। हो सकता है मैं मोटे तौर पर बात कह रहा हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक धारणा है वो मुस्लिम समाज के भीतर है, मुसलमानों को लेकर के। एक घृणा तक की स्थिति मुसलमानों के प्रति ब्राह्मणों में देखी जाती है। और अभी अखिलेश जी जो कर रहे हैं उनको ये लगता है, उन्होंने भी परशुराम की राजनीति शुरू की और उनके रणनीतिकारों को ये लगता है कि साहब ब्राह्मण जो है वो हमारी तरफ आ जाएगा तो हम ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम को जोड़ करके हम राजनीति कर लेंगे, वो सत्ता में पहुंच जाएंगे। हमें दलित से कोई मतलब नहीं है या जो अति पिछड़ा वर्ग है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ ठाकुर हमारे साथ हैं ही, जबकि सब जानते हैं कि ठाकुर राजनीति इस समय कहां जा रही है। तो दरअसल खेल ये ब्राह्मण राजनीति के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अगर मायावती उसको जोड़ पाती हैं, जो आजकल कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, बीजेपी का कोर वोटर बना हुआ है, अगर उसको अपनी तरफ खींचने में कामयाब होती है तो मुझे लगता है नहीं आंकनी चाहिए। वो हर कदम पर वो सफल हुई है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। बहुत सोच विचार करके राजनीति करती है वो। ठीक है, बने रहे सर हमारे साथ में, दोबारा से आएंगे आपके पास। विजय खेरा साहब, आपने एक ऐसी पिच खोद दी है जिस पर सारी पार्टियां मैच खेलना चाहती हैं और मायावती भी उसी पिच पर आ गई हैं। वो भी कह रही है कि हिंदू वोटों की पिच पर खेलेंगी। वोट की जो बात कर रहे थे, नहीं, बात में ब्राह्मण वोट की नहीं कर रहा हूं। बात में ब्राह्मण वोट की नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण वोट पर ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है
मैं रविकांत जी से अलग से इस पे बात कर लूंगा। मैं भी बात कर रहा हूं कि अब वो हिंदू वोटों की राजनीति करना वो कर रही हैं। मुसलमान वोट से हट रहा है, ये बात मैं इसलिए मान सकता हूं कि जो अभी कह रहे थे ना प्रोफेसर, जो अभी बोल रहे थे विशेषज्ञ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मायावती राजनीतिक रूप से काफी शातिर हैं, होशियार हैं, उनकी चाल बेवजह नहीं है। उन्होंने अगर एक मुस्लिम उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हटाया है और ओबीसी को लाए हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम था। मतलब मुसलमान अध्यक्ष को हटाना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली कि समाजवादी पार्टी ने जब ये ऐलान किया कि हम छोटी मोटी पार्टियों के साथ समझौता कर सकते हैं। अच्छा, उधर ओवैसी बिहार में हर पार्टी के पास समझौता करने के लिए प्रयास में गए थे वो, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई थी। क्यों? क्यों? उस समय वो समझ रहे थे कि ओबीसी कोई पावर नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों को इकट्ठा करके ये छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने वाली है, और वो पार्टी समाजवादी। मैं आपसे ये समझ नहीं, खेरा साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आपने कहा कि मायावती का ये जादू नहीं चलेगा आपने, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों का आप जब वो हिंदू पिच पर खेलेंगी तो क्या वो आपके साथ में खेलेंगी? खेलेंगी भी नहीं, ये निश्चित है, लेकिन वो ये जान रहे हैं कि मुस्लिम वोट अब सपा का हो सकता ओबीसी के साथ समझौता हो जाए, जिसकी पूरी संभावना मुझे तो दिखाई दे ही रही है कम से कम। जैसा कि वो कह रहे हैं हम छोटी पार्टियों से करेंगे और ओबीसी कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो इनका गणित पुराना है, मुलायम सिंह का, लल्लू यादव जी का, मुलायम सिंह जी का भी यही गणित रहता है, वो एमवाई वाला गणित, ये अभी भी उसी मुगालते में जी रहे हैं। इनको नहीं पता है कि कितने मुस्लिम वोट्स मिले हैं मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को, कितनी मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है। तो ये जो हिंदू पिच वाली बात आप कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि अगर मुझे मुस्लिम्स की नाराजगी भी उठाना पड़े, क्योंकि मुस्लिम वोट उन्हें कम मिलने वाले हैं। एक सेकंड और सुन लीजिएगा, अभी जो 7 चुनाव हुए थे, मायावती जी ने 2 मुस्लिम, बिल्कुल ठीक है, नहीं आप बिल्कुल ठीक करें आप, मैं उसी पर आ रहा हूं। जो 7 चुनाव हुए थे खेरा साहब, उसमें उसमें बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर वो दूसरे नंबर पर थी और एक सीट पर वो तीसरे नंबर पर थी, लेकिन दूसरे नंबर पर जिस सीट पर थी वो, वहां पर समाजवादी चुनाव नहीं लड़ी थी। और जी, उन्होंने 2 मुस्लिम चेहरे उतारे थे इन 7 में से, लेकिन इन दोनों की बुरी हालत हुई है। बिल्कुल, तो मायावती ये समझ रही हैं कि जिस तरह वो पहले करती थी, बहुत सारे मुस्लिम्स को विधानसभा में टिकट देती थी, 50-50 से भी प्लस को, तो वो समझ रही है ये टिकट देना अब हमारा बेकार जाएगा, क्योंकि इन 2 मुस्लिम्स जो चेहरे अभी पिटे हैं, उन्होंने वोट भी ठीक मिल जाते तो भी ठीक बात थी, लेकिन बिल्कुल मिला नहीं। तीसरी बात, उनको ये डर लग रहा है दलित वोट में अब चंद्रशेखर का भी थोड़ा बहुत हिस्सा जाएगा, भले 2% भी जाए। नहीं, चंद्रशेखर का डर सता रहा उनको। उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि बिहार में 3 सीटों पर उनको जबरदस्त चोट पहुंचाई है। वहां से हटना या कई नई जगह तलाशना उनकी मजबूरी थी, और नई जगह तलाश रही है। भारतीय जनता पार्टी से उनके साथ समझौता हो ही नहीं सकता। आज की जो स्थिति है वो कल भी ऐसी रहेगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है, नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है ना सर। अंडरस्टैंडिंग का सवाल पड़ी हुई है। हम तो अपने विकास की दम पे, हम तो अपने काम की दम पर, हमको क्या पड़ी है कि हमको अपने वोट लाके दें। मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं खेरा साहब। आप विकास की राजनीति कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो बिहार में एक दलित और बैकवर्ड को डिप्टी सीएम क्यों बनाया है? प्रसारित भी कर रहे हैं और उसको बहुत प्रसारित भी कर रहे हैं। दलित को और बैकवर्ड को बनाना, अरे वो तो किसी जात का तो होगा जब बनेगा, किसी समाज का तो होगा। अब वो 4-5 बार से विधायक लगातार रह रहे हैं, इतने सीनियर आदमी 5 बार रह चुके हैं, उनका अधिकार नहीं डिप्टी सीएम बनने का। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। नहीं बिल्कुल ठीक कर नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हो सब, फिर संगठन में करता है, फिर सत्ता में करता है। बिल्कुल ठीक कर रहे सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे सर, ठीक है, ठीक है। हम आएंगे दोबारा से आपके पास। ब्रेक का एक वक्त हो चला है, खेरा साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ओंकार नाथ सिंह जी के पास चलेंगे
और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायावती की ये मजबूरी है, क्योंकि कभी 125 तक सीट देने वाली, अल्पसंख्यकों को सीट देने वाली मायावती ने जब 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया तो उनको मुंह की खानी पड़ी, और इसीलिए अब वो उससे किनारा करने की सोच रही हैं। तो क्या ये मजबूरीवश किया गया है या कोई रणनीति है, और अगर रणनीति है तो क्या ये सफल होगी? क्या वो हिंदू पिच पर खेल करके भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये ओंकार नाथ सिंह जी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मैंने कुछ सवाल ओंकार नाथ सिंह जी के लिए छोड़े थे, उन्हीं के पास रुक करेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, मायावती की ये मजबूरी है कि ये बदली हुई रणनीति है, क्या नजर आ रहा आपको? जो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि ब्राह्मण और मुसलमानों में आपस में बड़ी दुश्मनी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बिल्कुल ठीक बोल रहे दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे आप। हाँ, मैं इनको याद दिला दूं, ब्राह्मणों में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, नेता रहे मुसलमानों के। आपके ये गोविंद बल्लभ पंत रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा नेता रहे, नारायण दत्त तिवारी रहे, पंडित कमलापत त्रिपाठी रहे। ये लोग मुसलमानों के नेता रहे। गैर ब्राह्मणों में मुलायम सिंह यादव नेता रहे, और मुलायम सिंह यादव के साथ में डॉक्टर संपूर्णानंद नेता रहे। तो अर्जुन सिंह जी का भी नाम लीजिएगा। अर्जुन सिंह जी, हाँ, अर्जुन सिंह जी नेता रहे। नहीं, मैं तो ब्राह्मणों की बात कर रहा था साहब। गैर ब्राह्मण में अर्जुन सिंह जी, हाँ ठीक कह रहे हैं आप।
अर्जुन सिंह जी भी नेता रहे। तो मतलब ये नहीं है कि कोई नफरत की बात है उसके अंदर। हाँ, आपका वर्जन हो सकता है, वो अपनी अलग बात है, मैंने आपको जानकारी लेकर। लेकिन जहां तक सवाल मायावती जी के सिस्टम का है जो वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, इसमें देखिए कितनी वो सेंध लगा पाएंगी, क्योंकि इधर आप पीछे अगर देखिए 3-4 साल से तो मायावती जी इतने जल्दी फैसले लेती हैं कि उनके ऊपर कोई विश्वसनीयता वो खत्म हो गई उनकी। लोग जो उनके साथ थे, जो उनके सिपहसालार थे, जो उनके सेनापति थे, एक एक करके सब बाहर निकल गए। सबको निकाल दिया गया या वो निकल गए, मतलब दोनों में से एक ही चीज है, जो कह लीजिए आप। जब वो निकाल दिया तो अब कोई ऐसा विश्वसनीय आदमी नहीं रह गया जो उनके चीजों को बढ़ा के आगे कर सके। इसकी वजह से अगर आप कोई समझे कि वो है वहां पर, नहीं, अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं वहां पर, नहीं कर पा रहे हैं, और वो कानूनी में वही है, नहीं कानूनी मामलों में वो काम कर सकते हैं, अच्छे वकील हैं, बात अच्छी है भाई, कानूनी मामलों की जानकारी है। मैं कह रहा हूँ ना, योग्य वकील हैं, वो वकालत कानूनी दांव पेच में वो भले ही जो मदद करना हो कर दे, लेकिन जनता में उनका असर कहीं हो रहा हो ये नहीं दिख रहा है। तो सवाल इस बात का है कि चलाएगा कौन? जो बड़े बड़े इनके लेफ्टिनेंट थे वो सब बाहर हो गए हैं, तो जो भी ये लाती हैं 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 6 महीने में उसको हटा देती हैं, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। तो ये कहना कि अब वो ये करने जा रहे हैं तो इससे कुछ हो जाएगा, ये खेलिए एक बहस का विषय है, मुझे कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है ओंकारनाथ सिंह जी, ये मजबूरी है या बदली हुई रणनीति है? रणनीति भी नहीं है, वो गोते लगा रही हैं और किनारा ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। देखिए वो कहाँ क्या कर पाती हैं। जी चलिए शशांक जी, चलिए शशांक जी, मेरा आपसे भी मेरा वही सवाल है कि ये क्योंकि कभी 125 टिकट देने वाली, 150 तक टिकट देने वाली मायावती आज कह रही है कि वो मुस्लिम हमको वोट नहीं दे रहा है। और आपको वो बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मुस्लिम कट्टरवाद को पसंद करता है, फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, तो एक बार फिर उसको किनार कर रही हैं। थोड़ा सा जो खेड़ा साहब ने कहा और ओंकार भाई ने जो कहा, थोड़ा दोनों वालों की बात मैं ऐड करूंगा अपनी बात में जी, कि अब जो राजनीति आ रही है, नई पिच बिल्कुल तैयार हो गई। अब भाजपा की पिच नहीं चलने वाली है, नई पिच बिहार से बनी, दोनों गठबंधन में केवल 12,000 मतों का अंतर है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन तो हमारे ओंकार तो बन गई, नहीं सुन तो लीजिए, ये तो नहीं सर, जवाब पे सवाल करेंगे तो बात कहाँ आ पाएगी। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मायावती जी को सुनना पड़ेगा ना सर जी। नहीं तो पूरी बात हो जाए, तब जब मेरी बात हो जाए तब सवाल रख लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ कि नई पिच तैयार हो गई है, मुद्दों के आधारित राजनीति अब चलेगी। और खेड़ा साहब की बात में कुछ हद तक ये दम है कि जातिगत समीकरण जो है थोड़ा सा पीछे हटेंगे और मुद्दे सामने आएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, लॉकडाउन का मुद्दा, सरकार का निजीकरण का मुद्दा। और भाई शशांक जी, फिर आप कहेंगे कि हम आपको बीच में टोक रहे हैं। आप ये बता दीजिए, अर्थव्यवस्था -23.9% पर चली गई, नीचे जीडीपी, ठीक है, बेरोजगारी चरम पर आप बता रहे हैं, तमाम चीजें कोरोना पर परेशान कर रहा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है ना। दोनों आपके दोनों सवालों का जवाब भी है और जो मैं बात कह रहा हूं वो भी उसी में जवाब है। ठीक है कि अब बिहार से ही राजनीति का एक इनिशिएशन आ गया और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद और विकास की बात कर रही है वो मांझी साहब को और मुकेश सहनी साहब को लेके आती है और इतना मजबूर हो जाती है कि दलित और पिछड़ा वर्ग के उप मुख्यमंत्री बनाने को मजबूर होती है, लेकिन मुखौटा ओढ़े रहती है राष्ट्रवाद का। जातिवाद की राजनीति से कहीं पीछे नहीं हट रहे। इन्होंने अगर मांझी साहब को और विकासशील पार्टी को, अगर वहां से जो मुकेश सहनी की पार्टी को ब्रेकअप न लिया होता, अब इतनी बड़ी तोड़जोड़ जो है वो मायावती जी के समक्ष संभव नहीं है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ले पाए। वो केवल ठीक है कॉम्बिनेशन की राजनीति करते हैं। इस वजह से अब चूंकि दलित मुस्लिम वाला फंडा फेल हुआ, अब वो दलित ओबीसी पे आ रही है। शी इज जस्ट ट्राइंग, वो केवल प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आने वाली राजनीति है वो उनकी पकड़ से बाहर हो रही है। ये मेरा अपना मानना है। खेड़ा साहब के
ठीक है, खेरा साहब वैसे तो प्रोफेसर साहब के पास जाना था, लेकिन खेरा साहब के पास जाऊंगा। खेरा साहब, शशांक जी कह रहे हैं कि आप करते तो जातिवाद की राजनीति है, लेकिन मुखौटा राष्ट्रवाद का है। बात कर रहे थे एक लाइन में, इन्होंने क्या समझौता नहीं किया कुशवाहा पार्टी से? खुलेआम तो किया है। जिनकी चर्चा कर रहे थे अभी बीजेपी के अपोजिशन वालों की, उन्होंने कांग्रेस ने उनमें मिलकर तीनों ने समझौता नहीं किया और भी जातिवाद की पार्टियों के साथ किया। लेकिन सवाल बिहार का तो अलग है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ उसका बात करो ना सामने। हमारी सरकार पर, योगी सरकार पर, खेरा साहब जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। खेरा साहब इस बात का जवाब दे दीजिए। शशांक जी कह रहे हैं कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं, मुखौटा राष्ट्रवाद का पहने रहते हैं। प्रदेश की जनता ने दबा के मोहर लगाई है, यानी 4 साल में संतुष्ट है वोटर। और रहा मुखौटों का, ये सब रोज का इनका काम है, उससे कोई परवाह नहीं हमको। ये मुखौटा लगा है, वो मुखौटा लगा, ये मुद्दा है, वो मुद्दा। अरे मुद्दों पे तो वोट गिरा है। आप जो मुद्दा समझ कह रहे हो वो जनता भी समझ रही है। जनता जानती है कि पूरी दुनिया में कोरोना था। जनता जानती है कोरोना की मुसीबतें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें क्रिएट की हुई नहीं है। वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके लिए तकलीफ उठा रहे। जनता उस तकलीफ में भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम को देख रही है और उसका प्रमाण सामने है। न सिर्फ बिहार है, उत्तर प्रदेश भी सामने प्रमाण है, गुजरात भी सामने प्रमाण है। इसलिए ये कहना कि मुखौटा कुछ और है, हम वही करते हैं। क्या शौचालय बनाए नहीं, क्या मकान बनाए नहीं, क्या बिजली दी नहीं, क्या पानी दिया नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, आप सब ठीक है, आप सब हर लेवल पर काम करें। आप महिलाओं को भी अपने में रख रहे हैं और विकास का काम भी करें। प्रोफेसर साहब के पास चलेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, आपने कहा कि मैं ब्राह्मण वोट का मामला क्लियर कर दूं, वो तो हर पार्टी को चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा कि वो माहौल बनाते हैं और सपा भी वही काम कर रही, बसपा भी वही कर रही है। कांग्रेस के पास तो लंबे समय से था ही, 6 मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने, और भाजपा का तो उन पर एकाधिकार है। वो बात छोड़ दीजिए। बात अब यहां पर यह हो रही है कि बदली परिस्थिति में मायावती की यह रणनीति क्या अचूक साबित होगी या एक बार फिर से वो चूक जाएंगी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे अब। जी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी रविकांत जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण वोट और ब्राह्मण सपोर्ट तो सभी पार्टियों को चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियां उसके लिए, चाहे परशुराम का मूर्ति बनवा रही हो या उनके लिए सारे स्कूल कॉलेज में खुलवा रही हो उनके नाम पर। लेकिन मैं इस बात की कर रहा हूं कि मायावती का ये जो दांव है वो अचूक होगा या एक बार फिर वो चूक जाएंगी? प्रयास उनका बेहतर होगा। अब वो वोट हासिल कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, एक तो जब वो कदम उठा रही हैं तो समय बहुत कम है। अगर ये अकल कहीं पहले खुल गई होती अखिलेश यादव की और मायावती की, उन्होंने मैं सीधे तौर पर अगर ये कहूं कि पर्टिकुलर एक जाति के अलावा अन्य जो दूसरी जातियां थीं, जो कहीं ना कहीं समाज में और ज्यादा पिछड़ी हुई थी और ज्यादा हाशिए पर थी, अगर उनको भागीदारी दी होती, अगर उनको भी अपने साथ मिलाया होता, उन्हें विश्वास में लाए होते, तो निश्चित तौर पर यह दिन नहीं देखना पड़ता और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सामने हमारे नहीं आती, माने उनके सामने नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय की राजनीति को सोशल इंजीनियरिंग से ध्वस्त किया है। आप पूरे उसको देखिएगा, सोशल इंजीनियरिंग टर्म मायावती के लिए जरूर इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन मैं समझता हूं कि वो गलत है। ये टर्म बेसिकली गोविंदाचार्य का था और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब था कि जो गैर जाटव और गैर यादव जो जातियां हैं, जो कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके उन मुखौटों की राजनीति करके और सत्ता में आना, ये काम बखूबी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद वो जो करते हैं, वो देखिए उनकी जो विचारधारा है, उनका जो एजेंडा है, वो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प है। और उस हिंदुत्व के सपने में दलित और पिछड़ों की क्या हैसियत है वो आप बखूबी समझते हैं। तो उनको दरअसल मुखौटे की तरह इस्तेमाल करना। रविकांत जी, मेरे पास मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और लूंगा और फिर उसके बाद में जो बात ओंकारनाथ सिंह जी ने कही उसका जवाब आपसे लूंगा। सवाल एक ये है कि दलित और ओबीसी में इतना गैप हो गया है कि अब दोनों एक साथ बैठते नहीं हैं। आपको लगता है कि यह गठजोड़ चल पाएगा?
जी ने कहा है कि जो नॉन यादव जातियां, अदर ओबीसी को जब वो जोड़ने की बात कर रही हैं, तो जैसे राजभर को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो राजभर के अलावा निषाद हुए या दूसरी और विश्वकर्मा है और जो दूसरी तमाम जातियां हैं जो कम संख्या में हैं, अगर वो उनको अपने साथ जोड़ पाती हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने पूरे मूवमेंट के साथ उनको जोड़ा था, अगर वो उनको अपने साथ ले आ पाती हैं तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा। ओंकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं तमाम छत्रप तो उनके पहले ही कह रहे हैं, तमाम छत्रप तो उनके पहले ही उनको छोड़कर चले गए या तो निकाल दिए गए, अब उनके पास बचा कौन? कहीं न कहीं मायावती की बहुत बड़ी कमजोरी है। उन्होंने अगर दो गलतियां नहीं की होती अपने जीवन में, मुझे लगता है कि एक तो टिकट में जो बंटवारा जिस तरीके से वो करती हैं वो अगर उन्होंने नहीं किया होता, और दूसरा अगर उन्होंने मिशन को नहीं छोड़ा होता, तो मुझे लगता है कि मायावती जी आज उत्तर प्रदेश में नहीं वो केंद्र में होती। ये दो बड़ी गलतियां उन्होंने की हैं। अगर वो कहीं गलती को सुधारती हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है, राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा है कि मायावती जी ने इस बार कहा है कि हम जो टिकट बंटवारा करेंगे उसमें कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे। अगर टिकट बंटवारा उस तरीके से वो कर पाती हैं और लोगों को जोड़ पाती हैं, तो निश्चित तौर पर अभी भी उनको लेकर के, क्योंकि मैं मायावती की जो सबसे मजबूत बात जो समझता हूं कि भले ही उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा हो या और दूसरे और लोगों को वो जोड़ती हैं, वो सभी लोग करते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एजेंडा उनका फिक्स है। वो हमेशा अपने एजेंडे पर रही हैं, चाहे बैकलॉग की भर्तियां हो। ठीक है, नहीं अब जल्दी से, ठीक है, बात आपकी हो गई रविकांत जी। ओंकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने तमाम नाम गिनाए कि ब्राह्मण अल्पसंख्यकों से घृणा करता है, इस बात से वो ना इत्तेफाकी रखते हैं, क्या कहेंगे आप? साल पहले की सारी बातें हैं और वो सिर्फ नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की असफलता का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि अब उन्होंने जमीन को छोड़ दिया है। उन्हें जमीन का पता ही नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है, और इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आज आप देखिएगा, गांव में निकल जाइए, जो भाजपा के हिंदुत्व की और सांप्रदायिक जो राजनीति हुई है, उसने ये बीज पैदा किया है, उसने ये घृणा पैदा की है कि वो किस हद तक चले गए। आप ब्राह्मण को तो छोड़ दीजिए, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा घृणा हालात तो ये है कि जो चाहे दलित ही क्यों ना हो, आप चलिए दलित में सोनकर में चले जाइए, पासी में चले जाइए और उससे मुसलमानों के बारे में पूछ लीजिए, जो उनके सामने नरेशन खड़ा किया गया है और कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बना करके जो कटघरे में खड़ा किया गया है, उसने समाज में सीधे तरीके से ध्रुवीकरण किया है। और मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों, तो विद्वान आदमी है, आप तो विद्वान हैं, ऐसी बात आप जमीन पर नहीं है, आपको पता ही नहीं है। नहीं, हम जमीन पर पता ही नहीं है आपको। सुन लीजिए प्रोफेसर, जमीन पर नहीं है अगर आप अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आप मान लीजिए आप अपनी बात सही कह रहे हैं, चैनल पे आप इस तरह से बोल रहे हैं, आप मुसलमानों को घृणा का पात्र बना रहे हैं, ये कौन सी बात है? घृणा का पात्र हम ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति हुई, अनुरोध कर रहा हूँ, ये देश को बचाइए, वाली बात नहीं है, इस देश को बचाइए के लिए ही बात कर रहा हूँ। आप डिफेंसिव खेल रहे हैं, इस तरह की बात खेलने से नहीं होगा, तो इससे नहीं, डिफेंसिव से नहीं होता है, बहुत सी चीजें होती है। ओंकार सिंह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बात बिल्कुल गलत बोली है और गलत है भी, और ये एक्चुअली 100% गलत बोला है उन्होंने। आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुसलमान से हर आदमी घृणा करता है, हर आदमी उससे नफरत करता है? बात भी गलत है, ये सच भी तो नहीं है। हम विचारों की लड़ाई लड़िए, ये सच भी नहीं है। कीजिए, मैं कोई मैसेज देने के लिए मैसेज नहीं दे रहे, अरे पर ये बात सच भी नहीं है ना, गलत दे रहे हैं, मैसेज देने के लिए नहीं है, कर रहा हूँ। अरे आप अपना जो कुछ भी बयान देना किसमें कितनी है मैं बता दूं। अभी हमारी सत्ता पे पकड़ नहीं है, सच है, इसलिए नहीं पकड़ है कि आज सब लोग जाति के बंधन में, क्षेत्र के बंधन में बंध गए हैं, इसलिए हमारी पकड़ नहीं है। और हम रिकॉर्ड दलितों से कितनी घृणा है आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं, आपकी बात गलत है, बताइए दलितों से कितनी घृणा आपको नहीं मालूम है? वो घृणा नहीं रहेगी, दलितों से घृणा नहीं थी, नहीं ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, आप जहाँ बैठे हैं आपको नहीं पता होगा। जमुना प्रसाद मैं अभी की बात बता दूं, कहिए आपको। अरे मेरी सुन लीजिए, मैं कहिए अभी की बात बता दूं आपको। अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप कुछ नहीं बता पाएंगे, आजमगढ़ में नहीं बता पाएंगे। लालगंज तहसील में लंबा गांव का रहने वाला, आपने एक गलत बात बोली है सारा काम जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारे क्या कहते हैं, दलित वर्ग के भाई देखते हैं, सारा काम धाम हमारा। जमुना प्रसाद है, तूफानी है, और आप अरे ओंकार सिंह जी सुन लीजिए ना पहले, और हजारों आदमी ऐसे मिलेंगे आपको।
अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं, सुनील, अब सुन लीजिए एक सेकंड। भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, जब अभी ब्रेक पर गए थे, मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने अपने नौकर को कहा कि तू जन्मजात ढोर है और ढोर ही रहेगा। ये क्या है? मैंने सुनी वो बात। क्या सुन रहे थे आप? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। पहली बात, अरे सुनिए आप, पहले सुनो ना। अरे आप सुनो पहले। प्रोफेसर रविकांत आप जी, कहते हैं घृणा नहीं नहीं, प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि व्यक्तिगत आरोप नहीं चलेंगे। ना, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, नहीं, खेरा साहब आपको रुकना पड़ेगा, मुझे रविकांत जी से बात करनी। प्रोफेसर रविकांत जी, एक तो मेरा आपसे अनुरोध है, व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं चलेंगे बिल्कुल भी, ये बिल्कुल नहीं होगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात है। और आप जो सामने की बात कर रहे हैं वो बात करिए। मैं खेरा साहब आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं जो नैरेटिव बनाया गया है, तो इस बात में कोई तक नहीं। खेरा साहब, नैरेटिव तो बनाया गया है ना, आप कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का हितैषी बना करके तो चुनाव जीत रहे हैं। एक बात रविकांत जी ने गलत बोली, ब्राह्मण मुसलमानों की नफरत की बात बोली, ये 100% झूठ है, 100,000% झूठ है। कह दिया कि वो गलत है। नहीं, वो तो हमने कह दिया कि वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है। इनको क्या पता वो कौन था? मेरा भतीजा था कि कौन था? अरे आपको क्या पता वो नौकर है कि भतीजा? शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ढोर शब्द आपको क्या पता? आपको तो नहीं, यू डोंट नो इट, यू आर ए लायर। आप अनुरोध है हमारा कि यहाँ पर व्यक्तिगत आरोप नहीं चलेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आदमी है तुमको नहीं पता मैं किससे बात कर रहा था? हाउ डू यू नो इट? हु इज ही? हाउ यू नो इट? ही इज नॉट माय सन। हाउ यू नो इट? आप व्हाट यू आर टॉकिंग? क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। डू यू नो इट? आई एम नॉट अ ब्राह्मण। बकवास कर रहे हो आप। इस्तेमाल करोगे? यू आर बकवास आप कर रहे हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। आप अपनी नॉनसेंस बात के लिए पकड़े गए। ओंकार सिंह ने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, उसको ढकने के आप उठपटांग बातें बोल रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे भाई, मैंने सुना है आप। अरे आप यहाँ विशेषज्ञ आए हो, आप विशेषज्ञ आए हो, किसी पार्टी के चमचे बन के आए हो। जिस हैसियत से आओ, उस हैसियत से बात करो। भाषा पर कंट्रोल करिए। आप चंपू चपरासी मत बनिए। प्रोफेसर साहब भाषा का प्रयोग ना करें। प्रोफेसर साहब है भाई, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, संसदीय भाषा का प्रयोग करिए। खेरा साहब जी, ये समाज में जहर फैला रहे हैं, ये समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इस्तेमाल आप करते हैं, तरह बात करते हैं शब्द का अभी आपने तो आपको बुरा लग रहा है। यही बोली थी बीच में, तब मैं कहने वाला था कि दलित के नेता भी सतीश मिश्रा हैं। अब क्या बात बोल रहे हैं? अब इसी सोच के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं। और ब्राह्मणों की नेता मायावती भी है। ठीक करें आप खेरा साहब जी, ठीक है। अब वापस अपनी बहस पर आते हैं। शशांक जी, नहीं है जी, उन पर भरोसा करती है कि नहीं करती है? अभी 10 एग्जाम्पल कांग्रेस के। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय महासचिव है, मैं तो कह रहा हूँ, और खाली वही बचे हैं, बाकी सब उनका मायावती का साथ छोड़ करके चले गए। उनकी निष्ठा देखिए जी। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मायावती के सारे जो लेफ्टिनेंट थे साथ छोड़ गए, लेकिन सतीश मिश्रा वहीं पर बने हुए हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, ये उनकी विश्वसनीयता है। विश्वकर्मा जी जो चले गए थे वापिस आ गए थे। मैं कांग्रेस छोड़ के आ गया, AICC मेंबर था, मैं लोकसभा लड़ा कांग्रेस से, मैं छोड़ के चला आ गया। जरूरी नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद से पीछे हट रही है। अब उसका प्रमाण 370 सामने भी आ गया। मैं महसूस कर रहा था क्योंकि राष्ट्र पहले है हमारे लिए, उसके बाद कांग्रेस या बीजेपी है। वो चीज कांग्रेस से मिस हो रही थी, उसकी सजा भी दे दी जनता ने कांग्रेस को। जी चलिए वापस अपनी डिबेट पर आ रहे हैं। शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी, आपका कमेंट कि क्या ये फार्मूला हिट होगा? आपसे अर्ज किया था और फिर अर्ज कर रहा हूं कि मायावती जी लगातार फेल्योर से, जब कंटिन्यूस फेल्योर होता है तो, और जब अपने साथी समाज छोड़ते हैं, पार्टी की जो भी इनके एग्जीक्यूटिव के लोग थे जो नहीं, फेल्योर शशांक जी, फेल्योर तो यूं आपके अखिलेश जी का भी हुआ ना 2014 से। नहीं कह सकते हैं कि फेल्योर रिजल्ट के सेंस में हुआ है,
लेकिन कभी फेल्योर इस किस्म का नहीं हुआ होगा कि 24 घंटे के अंदर अखिलेश जी को अपने बयान से रिट्रैक्ट करना पड़ा। फेल्योर नेता का तब होता है कि जब वो अपनी लाइन से हटता है, वो नेता फेल कहलाता है। मैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा की मदद करूंगी, और 24 घंटे सवाल आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और सीधा ये जी, कोई फायदा नहीं। ओंकार नाथ सिंह जी, जी ओंकार जी, जी मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फायदा मिलेगा। वो प्रयास कर रही, मैंने आपसे बताया ना, वो गोते मार रही हैं, वो किनारा पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। मुझे लगता नहीं कोई फायदा मिलेगा। कारण तो आपको बता दूं, जिस वोट बैंक पे भारतीय जनता पार्टी का इस समय वर्चस्व है, उसी वोट बैंक को ही खींचने का प्रयास कर रही हैं। और उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो बेसिकली अगर माना जाए तो वो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता है, और वो भाजपा का बहुत दिनों से वोटर रहा है। बीच में काशी राम जी ने जो एक मूवमेंट चलाया था, उसपे जरूर जुड़ा था, वो जुड़ा था और उनके साथ में रहा। कुछ दिन पहले तक वो वोटर जो था वो मुलायम सिंह जी के साथ भी रहा कुछ दिनों तक, लेकिन अब वो जो है वो इसमें बीजेपी के पास आ गया है। अब मायावती जी कैसे उनको लाएंगी, अब तो समय बताएगा, लेकिन मुझे कोई बहुत उसके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और देखिए, ये जो जाति की वोट है कि हमने फलानी जात का हमारे पास है, दिमागी पास जात का हमारे पास है, कांग्रेस इसी में तो मार खाई। कांग्रेस तो सबको लेके चलने वाली थी। अरे आपने तो लंबे समय तक राज, अरे आपने तो लंबे समय तक राज किया इसी को लेकर के। ओंकार नाथ सिंह जी, तो आपने दलित अल्पसंख्यक और ब्राह्मण को मिला करके तो आपने 60 साल तक राज किया ना। रहमान अंसारी अगर है तो बाल गोविंद वर्मा भी थे, बाल गोविंद वर्मा थे तो क्या कहते हैं केजी मालविया भी थे, केजी मालविया थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। कौन हमारे यहाँ नहीं था बताओ? धर्मवीर थे, नहीं सभी लोग थे। धर्मवीर थे, अध्यक्ष बनाए प्रदेश के अंदर, धर्मवीर, बैजनाथ कुरील, जरा ओबीसी का नाम बता दीजिए। ओंकार नाथ सिंह जी, आपने 6 ब्राह्मणों के मुख्यमंत्री बनाए, एक ओबीसी का मुख्यमंत्री बताइए उत्तर प्रदेश में। नहीं होती है। फिर क्या होती है? सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। फिर क्या होती है? हमने बना दिया जी, हमने अजय कुमार लल्लू को बनाया अध्यक्ष। नहीं, मुख्यमंत्री किसको बनाया जरा बताइए। इतना बड़ा नेता हमारे पास बैकवर्ड का नहीं था, जबरदस्ती थोड़ी कोई नेता बन जाता है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। आप लोगों ने बढ़ाया क्या? आपने बढ़ाया नहीं। आज कैसे डिप्टी सीएम बना रहे हैं भाजपा वाले? आज भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम बन रहे हैं दलित नेता, वहां पर कैसे बना रहे हैं? तो कोई हरा के मुलायम सिंह नेता बने। मुलायम सिंह पहले नेता नहीं थे, पहले बलराम सिंह नेता हुआ करते थे। आप कैसे कह रहे हो कि मुलायम हमने बैकवर्ड नहीं बढ़ाया? चंद्रजीत यादव को आप भूल गए? चंद्रजीत यादव ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और कितने टॉप के नेता, कितने, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए। आपने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, आप अभी गिना देंगे सबके नाम, आपको याद होंगे जी। मायावती को इसीलिए लोग याद करते हैं जी। और उसके बाद क्या कहते हैं त्रिभुवन संपूर्णानंद के बाद आए सीवी गुप्ता, सीवी गुप्ता के बाद आए सुचिता कृपलानी। इसमें कौन जूनियर था जहां पर आप कहते कि बिठा लीजिए किसी? नहीं, सब सीनियर था जहां पर आप कहते कि बिठा, नहीं सब सीनियर थे, सब सीनियर थे, बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं, सीनियरिटी पैदा की जाती है कि की जाती है? सीनियर कौन बनाएगा? पार्टी में सीनियर कौन बनाता? जिसको आप पावर देंगे वही तो आगे बढ़ेगा। जब पावर नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा? नेता बनता है। मुलायम सिंह पैदा नहीं किए गए थे, मुलायम सिंह बने थे, समझे आप? अगर वहां पे कर्पूरी ठाकुर बने थे, कर्पूरी ठाकुर को पैदा किसी ने नहीं किया था, नेता। चलिए वापस अपनी बहस पर आते हैं भाई ओंकार नाथ सिंह जी, समय कम है हमारे पास में। खेरा साहब, ठीक है खेरा साहब, ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं ठीक है भाई कि ये अति पिछड़ा जो है वो भाजपा का कोर वोट बैंक है इस समय, और वो पूजा पाठ पे ज्यादा यकीन रखता है, और आप तो लगातार मंदिर बनवा ही रहे हैं। तो ऐसे में मायावती, क्या आपको लगता है कि मायावती इसमें कुछ सेंध लगा पाएंगी? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो ठीक ही बोला उन्होंने।
हम कारण भी बता दे रहे। राष्ट्रीय इस अति पिछड़ा वर्ग सेल के लिए अलग से बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और दारा सिंह चौहान जी बसपा से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था। और अति पिछड़ा का काम, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम सब किया गया। और फिर दारा सिंह जी अति पिछड़ा होने के कारण कैबिनेट मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश में बने हैं, वन मंत्री। तो अति पिछड़ा के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सामंजस्य के हिसाब से किया है। मायावती ये समझ रही है, राज हिसाब से किया है। सुन लीजिए, समझ रही है राजभर। ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। कैसे सामंजस्य? ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। प्रोफेसर रविकांत जी, आपका फाइनल कमेंट। बहुत देरी कर दी है मायावती जी ने। ये अब अगर वो करना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो सफल होंगी, लेकिन राजनीति ये बेहतर है, ये बेहतर राजनीति है। और मुझे लगता है कि उस पर अगर वो रहती हैं, माने जिसको सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, तो उसका फायदा मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनकी कोई लुका छुपी का कोई खेल नहीं है, वो साथ में है। और मुझे लगता है कि अगर भाजपा कहीं कमजोर पड़ेगी तो वो भाजपा के साथ जाएंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस और सपा में भी आगे चल करके कुछ गठबंधन हो सकता है। ये मैं पोस्ट पोल की बात कर रहा हूं। तो ये दो ध्रुव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीधे तौर पर दिख रहे हैं कि मायावती भाजपा के साथ जा सकती है तो सपा कांग्रेस के साथ भी जा सकती है। ठीक है, वो बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी क्या मायावती ने जो नई सोच डेवलप की है उससे कोई फायदा हो गया? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मायावती अब बदले परिवेश में, बदले परिदृश्य में, बदली राजनीति में अब डीएम से निकल करके डू तक जा रही हैं। सवाल उठता है कि क्या वो इसमें सफल होंगी? हालांकि मायावती ने जब नई राजनीति की है तो उसमें वो सफल रही हैं। 2007 में उन्होंने ब्राह्मणों का तड़का लगाया था और बहुजन से सर्वजन की ओर चली थी और उसका पूरा फायदा उन्हें मिला था। तो क्या इस बार भी 2022 में उनको कोई फायदा मिलेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और खेरा साहब क्या हाल है?